हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 5 की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 10 वॉल्स टेल स्टोरी। इस चैप्टर का मैं करवा रहा हूं आपको ये 4th पार्ट। इससे पहले मैंने आपको इसका 1st, 2nd और 3rd पार्ट कंप्लीट करवाया है, जिसमें मैंने आपको स्टोरी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक के आंसर राइटिंग भी कंप्लीट करवाया है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इस स्टोरी को आगे और इसके बाद हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड। तो चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो स्टोरी है इसके अंदर हम गोलकोंडा फोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं और ये जान रहे हैं कि पास्ट में यानी हमारी हिस्ट्री में क्या क्या होते थे, फोर्ट वगैरह क्यों बनाए जाते थे, इस सारी जानकारी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं। तो स्टोरी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब जो क्वेश्चन रेस होता है बच्चों के दिमाग में वो क्वेश्चन है व्हाई दीज अटैक, यानी फोर्ट वगैरह पे अटैक वगैरह क्यों होते थे, ये क्वेश्चन रेज होता है। तो उनके साथ जो दीदी हैं वो बार बार उन्हें एक्सप्लेन करती हैं, जो भी उनको डाउट होता है वो सारी चीजें बच्चे अपनी दीदी से पूछते हैं और दीदी फिर उनको रिप्लाई करती है। वो इसलिए क्योंकि जो दीदी है वो हिस्ट्री की स्टूडेंट है और वो हायर स्टडीज में यानी वो अपने कॉलेज में हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट पढ़ रही है, तो ये सारी चीजें उन बच्चों को एक्सप्लेन कर रही है। तो जैसे ये क्वेश्चन है कि व्हाई दीज अटैक, किस तरह के अटैक होते क्यों थे, इसके बारे में जैसे पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर या इस टॉपिक के अंदर जैसे रेज होता है, तो स्टोरी के अंदर ये आपको बताया जा रहा है व्हाइल वी वर ऑल टॉकिंग श्रीधर कॉल्ड अस टू सी बिग गन यानी कैनन, या फिर आप कह सकते हो तोप। वी रैन अप एंड स्टेप्स, और उसके बाद हम लोग उसके पास गए और हम लोग देखने लग गए। जैसे आज के टाइम पे वॉर के लिए वेपन यूज किया जाता है, उसी टाइम पे पुराने टाइम पर जो तोप वगैरह होती है वो सारी चीजें यूज की जाती थी। जैसे अब ये पिक्चर देखोगे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उस बीच में जो शैलेजा है वो एक क्वेश्चन रेज करती है या फिर वो बताती है, अपने व्यू पॉइंट रखती है कि दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान्स बिग गन, यानी ये जो बिग गन है ये किसका है, सुल्तान का है। सुल्तान कौन होते थे, किंग होते थे, यानी जो किंग थे ये किंग का ही होगा। यानी जो गोलकोंडा फोर्ट के जो किंग थे उनके पास ये गन यानी कह सकते हो ये तोप वगैरह होंगे। और जिस तरह से बंदूक में गोली होती है वैसे जो तोप वगैरह होते हैं तो उसमें बारूद वाले कुछ गोलियां कह सकते हो वो कुछ इस तरह के होते थे, यानी बम वगैरह होते थे जिसे अटैक करने में यूज किया जाता था, या फिर आप कह सकते हो कि प्रोटेक्शन वगैरह करने के लिए फोर्ट वगैरह को ये सारी चीजें इस्तेमाल की जाती थी। अब जो दीदी है वो कुछ बोलती है, दिस वॉज यूज्ड बाय औरंगजेब, हिज फुल आर्मी came with their guns and cannons to attack, but they could not even enter the fort. For 8 months they camped outside the fort. अब दीदी अपने जो स्टडीज करती है, पढ़ाई करती है, उस बेसिस पे बता रही है कि पुराने टाइम पे जो औरंगजेब था यानी मुगल एम्पायर कह लो आप, यानी कि मुगल जो सिस्टम था या हमारी कंट्री के अंदर जो उसमें से एक जो राजा सम्राट जो था उसमें से एक था औरंगजेब। उसने क्या किया, जो गोलकोंडा फोर्ट है उसके ऊपर उसने अटैक किया कि भाई ये जो गोलकोंडा फोर्ट है इसको अपने अंडर में लेने के लिए। और ये जो गोलकोंडा फोर्ट है इसके चारों तरफ यानी जहां पे ये फोर्ट लोकेटेड था उसके पास उन्होंने 8 मंथ तक यानी पूरे के पूरे 8 महीने तक वहीं पे लड़ाई करता रहा। उसके बाहर वो कैंप बना करके, कैंप लगा करके वहीं पे अटैक करता रहा। लेकिन फिर भी इन सब चीजों के करने के बावजूद ये जो गोलकोंडा फोर्ट है इसके अंदर नहीं आ पाया। देखो जैसे मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में भी आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन की थी कि जो गोलकोंडा फोर्ट है कुछ इस टाइप का उसका मैप है। और ये जो देख रहे हो ये सब ये क्या है, इसकी एक तरह से बाउंड्री वॉल है। जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में जो रेड फोर्ट है तो रेड फोर्ट के आसपास भी आपने इस तरह से बड़े बड़े वॉल देखे होंगे और कहीं कहीं आपको इस टाइप का गेट भी दिखाई देता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना दिल्ली में कश्मीरी गेट है ना, कश्मीरी गेट जगह का नाम है, दिल्ली गेट है, ठीक है। तो ये सब क्या है, गेट हुआ करते थे। उसी तरह से गोलकोंडा फोर्ट में भी ऐसे बहुत सारे गेट थे। तो औरंगजेब यहाँ पे आया और उसने सोचा कि मैं इसमें अटैक करूं और ये जो एरिया है इसको अपने अंडर में कर लूं, बट वो ऐसा नहीं कर पाया। अब ऐसा क्यों नहीं कर पाया इसके बारे में भी दीदी अपने व्यू पॉइंट रखेगी। तो चलो और डिटेल में जानते हैं। तो शैलेजा कहती है, व्हाई वुड द आर्मी कम हेयर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली, ये जो पूरी जो आर्मी थी इसकी औरंगजेब की, ये सब लोग यहाँ दिल्ली से यहाँ पे क्यों आए थे, यहाँ पे उनको क्या मिलने वाला था, गोलकोंडा फोर्ट में ऐसा था क्यों क्या कि ये लोग सबके सब यहाँ पे आए थे। तो जो दीदी है वो रिप्लाई करती है, इन दोज डेज एम्परर एंड किंग प्लेड सच ट्रिक। तो उन दिनों की बात है, पुराने टाइम पे, उस टाइम पे जो भी एम्परर होते थे यानी जो भी सम्राट वगैरह होते थे या फिर जो भी राजा महाराजा जो होते थे, किंग होते थे, वो लोग एक ट्रिक प्ले करते थे। और वो क्या करते थे उसके बारे में दीदी बताती है
कि दे ट्राई टू मेक स्मॉलर किंगडम अ पार्ट ऑफ देयर ओन किंगडम। यानी कि जो भी बड़े बड़े राजा होते थे वो क्या करते थे, जो छोटे छोटे जो राजा होते उनको उसको अपने अंडर में कवर कर लेते थे और कहते थे कि भाई तुम छोटे छोटे राजा हो, भाई तुम्हारे पास तो कम लैंड है, कम छोटे छोटे रिसोर्सेज है, हमारे अंडर आ जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर क्या करेंगे, अटैक करेंगे और तुम्हारा ये सबका सब जो भी सामान है, जो भी चीजें सब अपने अंडर कवर कर लेंगे। तो वो लोग एक ट्रिक प्ले करते थे और जितने भी छोटे छोटे किंगडम्स होते थे, राजा महाराजा होते थे, उसको अपने अंडर में ले लेते थे। तो उसी चीज को ये बता रही है, दिस वॉज डन समटाइम बाय फ्रेंडशिप। और राजा क्या करते थे, छोटे मोटे राजा को मिलाने के लिए या तो उनसे दोस्ती कर लेते थे कि भाई तुम और मैं दोस्त हो गए और हम लोग मिलके रहेंगे, जो तुम्हारे पास चीजें है वो तुम मुझे देना और मेरे पास जो चीजें वो मैं तुम्हें दूंगा, यानी शेयरिंग करना एक तरह से कह सकते हो। तो इस तरह से फ्रेंडशिप करके भी करते थे। या फिर कभी कभी बताया जा रहा है कि समटाइम बाय फ्लैटरी, फ्लैटरी यानी कि एक तरह से चापलूसी करके, एक तरह से कुछ ट्रिक प्ले करके क्या करते थे, उनके पास जो भी चीजें थी उनसे दोस्ती करके उनके फायदा उठाने की कोशिश किया करते थे। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता था, और इवन बाय मैरिज, मैरिज बिटवीन फैमिली, यानी टू डिफरेंट डिफरेंट जो एम्पायर किंग है उनके बच्चों की आपस में शादी करा देते थे। ठीक है, जिससे क्या होते थे, वो दोनों क्या हो गए, एक रिलेटिव बन गए और मिलकर के जो भी उनके पास रिसोर्सेज है, यानी कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है और जो दूसरी चीजें उसका वो यूज कर सकते थे। तो ये सारे कुछ ट्रिक थे जो वो प्ले करते थे और उसको यूज करके जो बड़े राजा होते थे छोटे राजा को अपने अंडर में ले आते थे। एंड व्हेन नथिंग एज वर्क, और जब ये सारी चीजें काम नहीं करती थी, दे आल्सो अटैक देम। जब कोई भी बात नहीं बनती थी तो जब दूसरे के राज्य को लेना होता था, ठीक है, तो वो क्या करते थे, अटैक कर देते। यानी सबसे पहले तो ये जो ट्रिक है इनको कोशिश करते थे कि भी फ्रेंडशिप के थ्रू, मैरिज के थ्रू, या फिर आपके लोग में फ्लैटरी के थ्रू, ये सब क्या करते थे, बड़े किंगडम जो होते थे छोटे किंगडम को अपने अंडर में कवर करते थे। और जब ऐसा नहीं होता था तो फिर अटैक ही एक लास्ट सोल्यूशन रह जाता था और वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करते थे। यानी जो औरंगजेब था उसने क्या किया, गोलकोंडा फोर्ट के ऊपर अटैक कर दिया ताकि इस गोलकोंडा फोर्ट को अपने अंडर में कवर कर सके। तो ये सारी चीजें पुराने टाइम पे हुआ करती थी और ये बेसिकली यही एक रीजन था सबसे ज्यादा कि भी वॉर वगैरह जो पास्ट में हमारी हिस्ट्री में जो हमें पढ़ने को मिलता है वो उसकी वजह भी यही है। अब कल्याणी जो उनमें से एक बच्ची है वो कुछ कहती है, वाई इट इज इट दैट औरंगजेब्स आर्मी कुड नॉट गेट इनटू द फोर्ट, ही हैड सो मेनी सोल्जर एंड बिग गन्स। अब जो कल्याणी वो बोलती है जो औरंगजेब की जो आर्मी थी, यानी उसके पास जितना भी इतना बड़ा आर्मी था, वो सबके सब इस गोलकोंडा फोर्ट के अंदर एंटर क्यों नहीं कर पाए, जबकि उनके पास तो बहुत सारे सोल्जर यानी सिपाही वगैरह थे और इसके अलावा उनके पास बड़े बड़े गन्स यानी कि तोप, गोले, ये सब चीजें थी, फिर भी वो गोलकोंडा फोर्ट के अंदर क्यों नहीं आ पाए, ये पूछती है। और इसके बाद जो सैलिस है वो कहती है, डिड नॉट यू सी दीज स्ट्रॉन्ग थिक वॉल इन द मैप, देयर इज अ लॉन्ग डिक along the wall, how could the आर्मी एंटर। अब जो सैलिस है वो एक्सप्लेन करती है कि जब हम गोलकोंडा फोर्ट के अंदर आए थे, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता ये जो बड़े बड़े जो दीवार है, इस दीवार को पार करना कितना मुश्किल है। ठीक है, तो ये जो मोटे मोटे जो बड़े बड़े दीवार बनाए जाते थे, जैसा अगर आप ओल्ड दिल्ली के आसपास जाओगे तो भी आपको वहां देखने को मिल जाएगा। और ये जो बड़े बड़े दरवाजे हैं जिससे कि सिटी, पूरी सिटी को क्लोज कर दिया जाता था, और इसे बनाने से क्या होता था, जो भी फोर्ट है उसका एक प्रोटेक्शन हो जाता था, जिससे कि बाहर से कोई अगर अटैक करना चाहे, आना चाहे तो ईजिली एंटर नहीं कर पाता था। और जब वो एंटर नहीं कर पाता था तो इस वॉल के ऊपर जो होता था, जो भी यहाँ की आर्मी होती थी वो प्रोटेक्शन करती थी और उनके ऊपर गोले वगैरह गिरा देती थी, उन्हें मार देती थी। तो इस तरह से वो अपना पूरा जो प्लेस है, यानी जो पूरा जो फोर्ट है, उसे वो प्रोटेक्ट कर लेते थे आउटसाइडर से। तो वही सैलजा कहती कि तुमने ये सब चीज देखा नहीं क्या, तुम्हें ये सब पता नहीं है क्या। तो वही चीजें यहाँ पे बताई जा रही है। और साथ के साथ जो ये वॉल है उसके आसपास क्या होता था, बड़े बड़े खाई गड्ढे खोद दिए जाते थे, यानी कि दीवार पे चढ़ने से पहले उन्हें पहले गड्ढा पार करना पड़ेगा। जैसे ये जो वॉल आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, इस वॉल के साथ साथ यहाँ पे क्या होता था, इसके साइड में गड्ढा होता था। जैसे रेड फोर्ट के अंदर अगर आप जाओगे, रेड फोर्ट के अंदर, तो वहां भी आपको दिखाई देगा कि उसके चारों तरफ जो वॉल है वहां बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिससे क्या कोई इजिली एंटर ना कर सके रेड फोर्ट के अंदर। यानी कि रेड फोर्ट के प्रोटेक्शन के लिए ये सारी चीजें जैसे की गई है, वैसे ही गोलकोंडा फोर्ट में भी कुछ इस तरह की प्रोटेक्शन हमें देखने को मिल जाती है। तो वही ये सब बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं और आपकी बुक में ये स्टोरी बेसिस पर ये सारी चीजें आपको बताई जा रही है। तो इस बीच जो श्रीधर है अब वो कुछ बोलता है, इफ द आर्मी ट्राई टू कम फ्रॉम द डिफरेंट साइड, देन द सोल्जर इन द बैशन वुड हैव सीन इट फ्रॉम द डिस्टेंस, नो वंडर इट वॉज डिफिकल्ट टू अटैक द फोर्ट। तो श्रीधर कहता है कि जब जो गड्ढे वड्ढे बनाए गए थे
तो और उसके ऊपर जो वॉल है, उस वॉल के पास जो वहां की आर्मी है, यानी आप ये कह सकते हो कि जो गोलकोंडा फोर्ट के जो आर्मी थे, वहां से गढ़ से वो लोग क्या आते थे, बाहर निकल आते थे और वो देख लेते थे कि कोई उनके ऊपर अटैक कर रहा है। और जब कोई अटैक कर रहा था तो वो डिस्टेंस क्रिएट करके, यानी ऊपर से ही उनके ऊपर अटैक कर देते थे। यानी अगर बंदूक वगैरह होती तो बंदूक वगैरह से हम गोली से मार देते थे। अगर उनके पास जो भी ये तोप वगैरह होते थे, उससे गोले वगैरह छोड़ करके वे इन सबको क्या करते थे, अटैक करके मार देते। यानी आउटसाइडर कोई ट्राई भी करता था इस फोर्ट पे अटैक करने के लिए तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क ये हो जाता था। तो ये सारी चीजें यहाँ पे श्रीधर बता रहे हैं। और फिर कल्याणी कहती है, इमेजिन द आर्मी इज कमिंग ऑन द हॉर्सेस एंड एलिफेंट विद ऑल देयर गन्स हियर द सुल्तान्स आर्मी स्टैंड फुली प्रिपेयर्ड। फिर वो कहते हैं इमेजिन करो कि भी ऐसा भी होता होगा कि उस टाइम पे जो सोल्जर वगैरह जो भी आते थे कि भाई चाहे वो हॉर्सेस के ऊपर, यानी घोड़े के ऊपर, हाथी के ऊपर और इस तरह की चीजों के ऊपर वो पूरी तरह से प्रिपेयर होकर के, यानी कि बंदूक वगैरह गन वन लेके आते थे, तब भी जो सुल्तान की जो आर्मी होती थी वो टोटली प्रिपेयर रहती थी। यानी बाहर से कोई भी अटैक करे ये लोग प्रॉपरली प्रिपेयर रहते थे कि कोई भी अटैक करे तो उसको जवाब दे सके और अपने जो ये जो फोर्ट है उसे प्रोटेक्ट कर सके। तो ये सारी टाइम, पुराने टाइम पे ये सारे सिस्टम हुआ करते थे, यानी कि पुराने टाइम पे जो आर्मी थी इस टाइप से काम करती थी। जैसे आज के टाइम पे इंडियन आर्मी क्या करती है, बॉर्डर पे सब क्या है वहां पोस्टेड है कि कोई भी बाहर से अगर अटैक करेगा तो उसको गोली मार देंगे, अपनी कंट्री को सेव कर लेंगे। उसी टाइम से जैसे आज के टाइम हो रहा है वैसे पुराने टाइम पे ये सिस्टम हुआ करता था। तो इस बीच में सैलजा कहती है, ओ नो, हाउ मेनी पीपल एंड सोल्जर ऑन बोथ द साइड्स मस्ट हैव बीन किल्ड इन ऑल दिस फाइटिंग, व्हाई डू पीपल अटैक एंड हैव वॉर। तो जो सैलजा होते हैं उसको बहुत बुरा लगता है कि भी ये लोग आपस में क्यों लड़ते रहते हैं और लड़ने से जितने भी सोल्जर वगैरह मरते हैं, पता नहीं कितने सारे लोग इस लड़ाई के चक्कर में क्या होता है, मर जाते हैं। तो सैलजा को ये बहुत दुख लगता है और फिर वो कहती है ये सब अटैक करने की जरूरत ही क्या है, क्यों लोग लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, एक दूसरे को मारते रहते हैं, ये चीज तो भाई बहुत गलत है ना। जिस तरह से अभी रिसेंटली अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, न्यूज फॉलो करते हो, न्यूज़पेपर में देखते हो, तो रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है ना। तो वो सारी चीजें अगर आपने न्यूज़पेपर में देख रहे हो, न्यूज टीवी पे भी देखते होगे, तो आपको पता लगेगा कि नाटो की जो जितनी भी कंट्री है उन सब ने क्या किया, यूक्रेन में न्यूक्लियर बम वगैरह बनाने लगी। तो रशिया को लगा कि भाई ये तो हमारी कंट्री के ऊपर अटैक करने वाले हैं, तो इसलिए रशिया ने क्या किया कि भाई नाटो उनके ऊपर अटैक करे, इससे पहले रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। तो एक तरह से एक वॉर चल रही है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने भी न्यूज में सुना होगा या देखा होगा। तो वैसे जैसे पुराने टाइम पे वॉर होती थी, आज के टाइम पे भी वॉर होती है। अब जो श्रीधर है वो कहता है कि गन्स एंड कैनन्स आर थिंग्स ऑफ द पास्ट, नाउ दीज डे मेनी कंट्री हैव न्यूक्लियर बॉम्ब्स। कि भी अगर हम बात करें कि बंदूक की बात करें या फिर तोप की बात करें, गन्स यानी बंदूक और तो कैनन्स यानी कि तोप वगैरह की बात करें, ये तो पुरानी बात हो गई, ये पास्ट की बात है। आज के टाइम पे क्या है, सारी भी कंट्री है अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आर्मी है वो क्या करती है, न्यूक्लियर बॉम्ब को प्रिपेयर करती है। जैसे हमारी कंट्री ने भी न्यूक्लियर बम तैयार करके रखा है, अगर हमें कोई हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियर बम यूज कर लेंगे। उसी तरह से अब जो रशिया है उसने भी बना के रखा हुआ है। तो नाटो कंट्री जितनी भी है वो उन सब ने क्या किया, अभी रशिया के ऊपर अटैक करने के लिए यूक्रेन को यूज करके यूक्रेन में क्या कर रखा है कि न्यूक्लियर बम तैयार कर रहे थे। अब रशिया को पता लग गया कि भाई ये तो मेरे ऊपर अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं, इससे पहले रशिया ने ही अटैक कर दिया, लो भाई अब मुझसे भी लड़ोगे, पहले उसने लड़ना शुरू कर दिया। तो ये आजकल के टाइम पे जो चल रहा है, मैं वो बात आपको स्टडी से रिलेट करके आपको समझा रहा हूं। तो वही श्रीधर यहाँ पे कहता है कि ये तो पुरानी बात होगी, आजकल क्या हो रहा है, सब लोग न्यूक्लियर बम तैयार कर रहे हैं। जैसे आपने नॉर्थ कोरिया के बारे में भी सुना होगा कि वो हरदम क्या करता रहता है, न्यूक्लियर बम को टेस्ट करता रहता है ना। तो वही चीजें यहाँ पे श्रीधर बता रहा है। अ सिंगल बॉम्ब कैन कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन, कि अभी जो इतने सारे जो पुराने टाइम पे गोली बंदूक बनाए जाते हैं उससे ज्यादा तो एक तरफ से डिस्क्रप्टिव कह सकते हैं, नुकसानदायक जो है, जो बहुत ज्यादा डिस्क्रप्शन कर सकती है, वो क्या है, न्यूक्लियर बम। कि एक ही बम से बहुत सारे लोग मर सकते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, अभी यहां तक करने के बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी बुक के अंदर है वो है डिस्कस। और डिस्कस के अंदर आपके लिए क्वेश्चंस है। यानी अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट में, यानी कि पार्ट 1, 2, 3 की बात करें, इन तीनों पार्ट में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया था। तो अब है आपके लिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। देखो ये वाला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को अभी आपको नोट कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। तो पहले तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है क्या, हैव यू रिसेंटली रीड or heard about any country
अटैकिंग और गोइंग टू वॉर विद अनदर कंट्री। कि अभी रिसेंटली क्या आपने कोई न्यूज में कहीं सुना है या कहीं पढ़ा है, तो उसके बारे में बताओ कि एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के ऊपर या तो अटैक कर दिया है या उसके साथ वॉर कर रही है दूसरी कंट्री के साथ। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि रशिया और यूक्रेन आपस में अभी लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, उनके बीच में वॉर हो गई है। तो आप अपने आंसर में लिख सकते हो इस तरह से 16 के आंसर में, यस रिसेंटली द रशिया हैड अटैक्ड यूक्रेन। कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो रशिया जो एक कंट्री है उस कंट्री ने किसके ऊपर अटैक कर दिया है, यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया है, अपनी कंट्री को प्रोटेक्शन करने के लिए कि भी नाटो कंट्री आकर के रशिया के ऊपर न अटैक कर दे। तो उसका जो नेबर कंट्री है यूक्रेन जो है, इस यूक्रेन से बचने के लिए और नाटो कंट्री से बचने के लिए रशिया ने क्या किया, उल्टा यूक्रेन के ऊपर ही अटैक कर दिया ताकि अपनी सेफ्टी को सिक्योर कर सके। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो 16, क्वेश्चन नंबर 16 का। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। अब इसको रीड कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन है फाइंड आउट व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस वॉर। अब ये जो वॉर हो रही है, ठीक है, जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया, इस वॉर के पीछे रीजन क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो रशिया है उसे ऐसा लगता है कि यूक्रेन जो है वो अमेरिका के साथ, नाटो कंट्री के साथ मिलकर के न्यूक्लियर बम तैयार कर रहा है। तो यानी कि उस न्यूक्लियर बम से अपनी कंट्री को बचाने के लिए रशिया ने क्या किया, उसके ऊपर अटैक कर दिया। तो इसी बात को आप क्वेश्चन के आंसर में भी मेंशन कर सकते हो। कैसे मेंशन करना है, चलो वो देख लेते हैं। पहले तो आप क्वेश्चन को लिख लोगे, क्वेश्चन नंबर 17 को। अब क्वेश्चन नंबर 17 नोट करने के बाद आंसर लिख सकते हो ड्यू टू मिलिट्री इश्यूज एंड वेपन। क्योंकि आज के टाइम पे जो रशिया है अपनी मिलिट्री के, मतलब उसे एक डर है कि यूक्रेन के जो कंट्री है उसके साथ अमेरिका मिलकर के कुछ मिलिट्री एक्शन लेने वाली है। तो इससे पहले अपनी कंट्री को सिक्योर करने के लिए, यानी कह सकते हो कि मिलिट्री इशू की वजह से, या फिर ये कह सकते हो जो न्यूक्लियर बम वो तैयार कर रहा है, यानी जो वेपन वो तैयार कर रहा था यूक्रेन रशिया के साथ मिलकर के, उस चीज को ध्यान में रखते हुए, यानी ये सारे क्या है, रीजन है जिसकी वजह से रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो रहा है। तो आप लिख सकते हो ड्यू टू मिलिट्री इश्यूज एंड वेपन। अभी रशिया और यूक्रेन क्या कर रहे हैं, वॉर कर रहे हैं। तो सिंपली आपको रीजन मेंशन करना था, तो आप रीजन लिख सकते हो मिलिट्री इशू एंड वेपन्स। ठीक है, तो अपने आंसर में इस तरह से आप लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 18। देखो ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट काइंड ऑफ वेपन्स वर यूज्ड इन दिस वॉर। ये जो अभी वॉर चल रही है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, इन दोनों के बीच में जो वॉर चल रही है, इसमें कौन कौन से वेपन यूज किए जा रहे हैं, उन सारे वेपन को आपको नाम बताना है। देखो अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है, अभी तक तो इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब यूज नहीं किया है, बल्कि क्या कर रहे हैं, मिसाइल्स वगैरह यूज कर रहे हैं, ठीक है, ड्रोन वगैरह यूज कर रहे हैं। तो वो सारे जो वेपन है उन सबके आप नाम लिख सकते हो अपने आंसर में। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसी क्वेश्चन का, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का अगर आंसर लिखवाना हो, वेपन को मेंशन करना हो, तो मैं कह सकता हूं कि ये लोग वॉर करते टाइम क्या कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, यानी कि अपना प्लेन लेके जाते हैं, वहां बम गिरा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये लड़ाई झगड़ा करने लग रहे हैं, एक तरह से वॉर कंडीशन हो रखी है। तो इसी बात को अपने आंसर के रूप में आप इस तरह लिख सकते हो कि एयर स्ट्राइक्स यूजिंग हार्मफुल मिसाइल्स। कि एयर स्ट्राइक करके, यानी कि अपने जो फाइटर प्लेन है उन सबको ले जा करके वहां पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं। और अटैक किससे करते हैं, मिसाइल वगैरह छोड़ करके, जो भी हार्मफुल मिसाइल से, उसके थ्रू ये वॉर अभी होने लग रही है। तो इसी बात को आप अपने आंसर में लिख सकते हो कि एयर स्ट्राइक्स यूजिंग हार्मफुल मिसाइल्स, कि एयर स्ट्राइक कर रहे हैं और किसके थ्रू, हार्मफुल मिसाइल्स को यूज करके रशिया क्या कर रही है, यूक्रेन में अटैक कर रही है। और फिर उसी तरह से वाइस वर्सा भी हो रहा है, यूक्रेन भी क्या कर रही है, रशियन के ऊपर भी अटैक कर रहे हैं। तो ये इन दोनों के बीच में जो वार हो रही है, इसके बारे में आप आंसर लिख सकते हो। और फाइनली जिस तरह से आपने ये स्टोरी पूरा डिटेल में पढ़ा, बहुत सारी चीजें आपको वॉर के बारे में पता लगा, तो अब इस पार्ट में एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और कर लेते हैं। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन was caused because of this, यानी कि जो वॉर चल रही, इस वॉर से क्या क्या डिस्क्रिप्शन होती है, क्या क्या नुकसान होता है। ठीक है, उन सारे नुकसान को, यानी कि कह सकते हो क्या क्या लॉसेस होता है ड्यू टू वॉर, वॉर की वजह से क्या क्या नुकसान होता है, उस नुकसान को आप बता सकते हो। जैसे आप न्यूज वगैरह में आप देख भी रहोगे कि भी जो रशिया ने अटैक किया है यूक्रेन के अंदर, तो वहां पे जितनी भी बिल्डिंग वगैरह है, जितने रहने के जगह हैं, वो सब क्या हो गए, वो सब खराब हो गए। तो उसी बात को आप अपने आंसर में लिख सकते हो। और ये भी कह सकते हो जो रशिया और यूक्रेन के जो भी सोल्जर है वो भी मारे जा रहे हैं, तो उन बातों को भी अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो। कुछ इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लिख सकते हो कि कमांडर ऑफ बोथ रशिया एंड यूक्रेन फोर्स वाज किल्ड एंड मेनी बिल्डिंग्स वर डैमेज। कि
कि ये दोनों के बीच में जो वॉर हो रहा है कि दोनों कंट्री के जो फोर्स हैं उस फोर्स के अंदर जो भी सोल्जर हैं, जो भी कमांडर हैं, वो क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। चाहे हम रशिया की बात करें उसके भी सोल्जर मारे जा रहे हैं, चाहे हम यूक्रेन की बात करें तो उसके भी सोल्जर यानी वहां के जो भी सिटीजन है वो सब लोग क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं इस वॉर में लड़ते लड़ते। और इसके अलावा जो भी बिल्डिंग वगैरह, जो भी प्लेस में जो भी चीज बनाई गई थी वो सब क्या हो रहा है, डैमेज होने लग रहा है। यानी आप ये कह सकते हो इस वॉर की वजह से ये सारा नुकसान हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सारी बातें आप अपने आंसर में लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 19 तक ही हम इस पार्ट में करते हैं, बाकी जो रिमेनिंग है उसे हम लोग करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, अगर आपने कोई भी पार्ट मिस कर दिया है तो उन सबका लिंक मैंने यानी पार्ट 1 से लेके 4 तक जितने भी पार्ट है अभी तक के सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फर्स्ट लिंक में फर्स्ट कमेंट में दे रखा है, जिस पे क्लिक करके ये सारी वीडियो आप देख सकते हो। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताया करो कि वीडियो आपको देख करके आपको सारी चीजें क्लियर हो रही है। चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। कोई टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट में लिखकर भी मुझसे पूछ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।